शरद पवार का 23.5 साल बाद 15 मई 1999 की वो आखिरी कैबिनेट में वो CWC की मीटिंग थी जिसमें शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर की चिट्ठी के ऊपर चर्चा हुई और उसके बाद उन्हें बीच मीटिंग में ही बैठक छोड़कर तीनों को जाना पड़ा था। उसके बाद ये पहला अवसर है। आखिर 23.5 साल में बहुत कुछ बदल गया। कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी से खड़गे साहब के हाथ में आ गई। भाजपा की कमान कुशाभाऊ ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी से निकलकर JP नड्डा और नरेंद्र मोदी के हाथ में आ गई। लेकिन शरद पवार जहां थे वहीं है। सियासत में उनका सिक्का आज भी कायम है, लेकिन इस सिक्के को शरद पवार जहां पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा नहीं पाए हैं अब तक। आने वाले समय में आपको क्या दिखता है? विपक्षी एकता और एजेंसियों के दुरुपयोग के बीच जो एक साम्यता, एक इक्विलिब्रियम बनता दिख रहा था, वो उसमें कहां खटास पड़ती हुई और कहां जुटती हुई दिखाई दे रही है? अभिषेक जी, आप टेक्निकल बात कर रहे हैं जी। आप 23 साल पहले की बात कर रहे हैं कि उन्होंने 24 अकबर रोड से बाहर निकले और 23 साल बाद 24 अकबर रोड आए। लेकिन शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए कब थे? यही समझ के परे है। क्योंकि कांग्रेस से अलग होके उन्होंने जैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना की, उसके बाद पहला विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होते से ही कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। जी, मिलकर लड़ा नहीं, मिलकर सरकार बनाई। मिलकर सरकार बनाई और वो तब से लगातार कांग्रेस के साथ, जब भी सत्ता में है कांग्रेस के साथ ही सत्ता में है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में बगैर, कांग्रेस के बगैर सत्ता में महाराष्ट्र में वो सोच ही नहीं सकते। और इस बार तो उन्होंने शिवसेना को भी जोड़ के एक नया कुनबा बनाया है। तो शरद पवार कांग्रेस से अलग कब हुए? जब कांग्रेस सरकार बनाती है केंद्र में तो शरद पवार उसके घटक दल होते हैं। जो कांग्रेस के इस बात पे कि वो विदेशी मूल की महिला है, उसका नेतृत्व कैसा स्वीकार करेंगे, उसी सोनिया गांधी की UPA की सरकार में वो मंत्री रहे, नाराज होते थे लेकिन इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं होती थी। जिनका कद आप इतना बड़ा बता रहे हो, राहुल गांधी एक अध्यादेश फाड़ देता है और पूरे कैबिनेट का अपमान करता है, और उसी कैबिनेट में शरद पवार भी बैठे होते हैं और शरद पवार नीचे मुंडी करके राहुल गांधी के वो फाड़े हुए अध्यादेश के अनुसार वो वापस हो जाता है चीजें। तो कौन सा बड़ा कद की बात करते हैं? कांग्रेस के बाहर कब गए थे, यही मुझे समझ में नहीं आता। वो तो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। रही विपक्ष की एकता, मैं बार बार हम कहते हैं कि इस पे कई बार चर्चाएं हुई है, सिंह साहब है, हम वरिष्ठ है हम सबसे। कांग्रेस पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस का वजूद है। भले ही उनका 1% वोट हो, लेकिन 1% वोट तो है। बाकी सारी रीजनल पार्टीज है हमारे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टी छोड़ा, बाकी टेक्निकली ऐसी 9 पार्टियां हैं जिनका 3 राज्यों में 6% से, अभी तो आम आदमी पार्टी भी हो गई है जी। लेकिन ज्यादातर कांग्रेस हर राज्य में कहीं ना कहीं किसी के सामने उलझी हुई है। आपने कहा समाजवादी पार्टी कांग्रेस से क्यों दूरी रखेगी? क्या है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी उसके गले लगाएगी? कांग्रेस महाराष्ट्र में यदि ठीक करती है, कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में सत्ता में है और मध्य प्रदेश में बड़ी पार्टी है, इस कारण समाजवादी पार्टी उसको 20 सीटें तो नहीं देगी लोकसभा विधानसभा की। वहां पे आओ मेरी 20 सीटें तुम ले लो क्योंकि तुम वहां बड़े हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश छोड़ा तो और कहां है? उसका वजूद उत्तर प्रदेश से है, इसलिए वो उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेगा। KCR अपना तेलंगाना नहीं छोड़ेगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो 2 बार मिलके गए। आपने कहा ना कि इन्होंने मिलने कांग्रेस से दूरी रखने के लिए कहा, तो बहुत अच्छी दोस्ती उन्होंने KCR के साथ की है जी। तो क्या KCR के पार्टी को टिकट देंगे यूपी में? KCR समाजवादी पार्टी को टिकट देगा? जो KCR अपने गृह राज्य में OAC के साथ मिलकर गठबंधन में है, वो OAC को यूपी के कहने पे या कमलेश या अखिलेश के कहने पे निजात पाएगा क्या? नहीं। ये हर राज्य की अपनी तासीर है। यही शरद पवार बहुत पहले भी एक बार बोल चुके हैं। 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था
कि कोई मोर्चा या गठबंधन बनाने का प्रयास मत करो, प्री पोल इलेक्शन करने की कोई प्री पोल इकट्ठा होने का प्रयास नहीं करो। पहले सब अपने अपने राज्यों से बीजेपी से निजात पाओ, और जब अपने नंबर लेके आएंगे हम, तो उस नंबर के भरोसे फिर बाद में पोस्ट पोल अलायंस होगा, और फिर हम तय करेंगे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा और कौन कहां बैठेगा जी। लेकिन पहले से हम तो बीजेपी के ही उसी गेम प्लान में हम बात कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि विपक्ष एक नहीं हो रहा है। बीजेपी तो कर सकता है, बीजेपी पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है, बीजेपी चौटालाजी के साथ भी गठबंधन कर सकती है, बीजेपी किसी के साथ भी सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का जहां वजूद नहीं वहां गठबंधन करती है। कांग्रेस ओपन है, लेकिन कांग्रेस को वहां लेने वाला कौन है उत्तर प्रदेश में? इसलिए हम बार बार विपक्षी एकता विपक्षी एकता विपक्षी एकता कहते हैं। ऐसी कौन सी विपक्ष की एकता थी हिमाचल में जो बीजेपी हार गई? ऐसी कौन सी विपक्षी एकता थी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीत लिया नगर निगम का 15 साल बाद, सत्ता में से बाहर कर दिया बीजेपी को? यहां भी विपक्ष बटा हुआ था। लेकिन जहां जिसकी स्ट्रेंथ है वो अपने स्ट्रेंथ को और मजबूत करके बीजेपी से टक्कर लेगा, यही शरद पवार बार बार कह रहे जी। और यदि ये नहीं होगा तो प्री पोल अलायंस में ही, बीजेपी चाहती है प्री पोल अलायंस हो ताकि टिकटों को झगड़े हो, एक दूसरे का काटमारी हो और ये पूरा विपक्षी एकता एक्सपोज हो, ताकि बीजेपी इसको पूरी तरह से भुना पाए कि ये लोग एक ही नहीं हो पा रहे, अभी मारामारी कर रहे। उनके स्पोक्सपर्सन कहते हैं ना कि ममता जी बड़ी शरद पवार जी से मिलती है, तो शरद पवार को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगी, अनाउंस करें, हमारे पास तो है मोदी जी। तो बीजेपी के ही गेम प्लान पे हम बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता क्यों नहीं हो रही है। पंजाब में कहां था बीजेपी, कहां आम आदमी पार्टी सिंगल हैंडेडली लड़ी? पंजाब में तो बीएसपी के साथ अकाली दल चला गया था, कांग्रेस में फूट हो गई थी, सब अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत गई। कौन सी विपक्ष की एकता ही उनको जिता पाई है और कौन सा उससे बीजेपी मजबूत हो गई है? सवाल है, जब हम बात करते हैं तो हम वही बीजेपी के प्लॉ में, बीजेपी के ही गेम प्लान में हम बैठ के बात करते हैं कि विपक्षी एकता क्यों नहीं हो रही है। सीबीआई के लिए, आज सीबीआई से पीड़ित है शरद पवार, तो उनको लग रहा है ठीक। जब शरद पवार को कहीं बेल आउट होना होता है तो वो रैफल्स को भ्रष्टाचार नहीं हुआ, यही शरद पवार ने एक मराठी चैनल पे कहा कि मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मुझे पता है, एक जमाने में था मैं, डिफेंस के डील कैसे होते हैं, रैफेल में कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, ये शरद पवार जी ने कहा। शरद पवार जी ने कई बार बेल आउट किया है बीजेपी को। जो 80 घंटे की सरकार महाराष्ट्र में बनी, आपको लगता है कि अजित पवार बिना शरद पवार को पूछे चले गए थे और फिर वापस आके उप मुख्यमंत्री भी बने? तो हर एक के गेम प्लान है। शरद पवार शिवसेना और कांग्रेस को साथ में लेके चल रहे हैं। शिवसेना के खिलाफ यदि कल कोई जाता है तो क्या शरद पवार शिवसेना को छोड़ने को तैयार होंगे? वो बोलेंगे मेरी महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है, मुझे मेरी महाराष्ट्र की राजनीति करने दो। तो इसलिए बार बार प्रीपोल अलायंस जो हम कहते हैं विपक्ष का, वो हम बीजेपी के एडवांटेजेस के लिए कहते हैं, इससे बीजेपी को ही एडवांटेज होगा। कई लोग पूछ भी रहे हैं कि शरद पवार के पिछले कुछ सालों के स्टैंड को देखते हुए कि यदि भारतीय जनता पार्टी 200-220 के आसपास सिमटती है, 180 के आसपास सिमटती है, तो आपको क्या लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सीधे सीधे नरेंद्र मोदी बोल देंगे विपक्ष का जनादेश, हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, या किसी चौथे मोर्चे की सरकार बनवाने की कोशिश करेंगे जो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा और शरद पवार का सपना भी पूरा करवा सकते हैं या नवीन पटनायक का? मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं इशारा कहां कर रहा हूं। अभिषेक जी, ये जो आप गणित बिठाने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए एक चाणक्य और अक्रॉस द पार्टी लाइन जिसके संबंध ऐसे लोग होने चाहिए आपके पार्टी में। प्रमोद महाजन की मृत्यु के बाद बीजेपी में ऐसा कौन सा नेता है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जाके मैन्योर कर सके या किसी और की सरकार पपेट बना के अपने हाथ में खेलवा सके? मोदी जी ने तो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का उपयोग करके सबको नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया। तो ऐसे में मोदी जी बाहर रह के किसी चौथे का खेल करवाएंगे
प्रधानमंत्री कुर्सी किसे खराब लगती है? कल को अशोक वान प्रधान जी कोई आप ही को प्रधानमंत्री सवाल बनाते हैं, आप भी चले सवाल जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे आप। फिर वही बात कर रहे हैं आप। यदि उनको कल 220 पे आ जाएंगे तो भी सबसे बड़ी पार्टी वही होगी ना पॉलिटिकली। जी, राष्ट्रपति तो उन्हीं को बुलाएंगे ना। उसके पास वो कुनबा जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो कुनबा जुड़ेगा वो कहेगा कि मोदी जी माइनस कोई हो तो बताइए, हम समर्थन करते हैं। यदि मोदी जी नहीं रहते तो बीजेडी भी साथ में चला जाएगा, मोदी जी नहीं रहते तो ये भी केसीआर भी साथ में चला जाएगा। केसीआर का सबसे बड़ी दुश्मनी मोदी के साथ है जी, ममता की दुश्मनी मोदी के साथ है। ममता बाकी नेताओं के चरण छूती है बीजेपी के, बाकायदा बड़ा भाई समझ के उसको चरण छूते हैं। शरद पवार को भी माइनस मोदी समर्थन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सर एक चीज हमें बताइए, मैं साफ साफ आपसे पूछता हूं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे इसे। आप कह रहे हैं माइनस मोदी, मैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ रहा हूं। लालू यादव को और नीतीश कुमार कहे कि आप अपने परिवार के बाहर का मुख्यमंत्री चुन लीजिए, हम समर्थन देते हैं, वो नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी को भी तो दिख रहा है ना कि भाई ये नहीं, सवाल आ सकता है, अरे इससे पहले किसी को नहीं। अभिषेक जी, आप आलू और टमाटर इकट्ठा नहीं तोलो ना। वो आरजेडी है, वो फैमिली पार्टी है, ये बीजेपी है। क्या बीजेपी में विरोध के स्वर नहीं है? क्या बीजेपी में जो जो आज विद्रोह होगा, जिस अडवाणी जी ने बीजेपी को इतनी बढ़िया चलाई, सत्ता में ले आए, रथ यात्रा की, सब कुछ किया, लेकिन अडवाणी जी के ऊपर एक आरोप था कि एक कोटरी बना के D4 पार्टी चला रहे थे। तो D4 से जो लोग नाराज थे उन्होंने अडवाणी जी को हाशिए पे रख दिया ना। क्या कभी आपने सोचा था कि गोवा में बीजेपी की परिषद की मीटिंग हो और वहां नरेंद्र मोदी का नाम कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के लिए प्रपोज्ड हो और अडवाणी जी मना करे तो अडवाणी जी के घर पे पत्थर फेंके दिल्ली में? ये कभी सोचा था आपने? विरोध के स्वर तो हुए थे ना, ऐसे ही विरोध के स्वर। लेकिन जब अडवाणी डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब यदि मैं कहता कि एक दिन अडवाणी का विरोध होगा तो कोई मानता इस बात को? नहीं, क्योंकि तब सत्ता थी, सब डर के मारे चुप थे। आज भी डर के मारे चुप है। लेकिन जब ये डर हट जाएगा तो ये 220 पे पार्टी आई, इसका ठिकरा किसके सर पे फोड़ा जाएगा? संघ के। लेकिन जिस समय पत्थर फेंका गया था उस समय कहा गया था कि अडवाणी जी को निमोनिया हुआ है, निमोनिया हुआ है, कुछ लोगों ने निमोनिया कहा था। मैंने क्या कहा वो सब कहने, मैं उस पे नहीं जाता, वो आप उस पे मत जाइए। निमोनिया हुआ था कि क्या हो गया था। सवाल है विद्रोह का, सवाल है स्वर उमटने का। क्या शिवराज तब ये नहीं कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा पार्टी को किसी की सुनी नहीं जा रही थी इसलिए हम 220 पे आए? क्योंकि शिवराज को तब डर निकल चुका होगा कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने वाला ही कोई होगा। तो ऐसे कई लोग हमने, जिन लोगों की कुछ औकात नहीं थी, उन लोगों को बोलते हुए देखा जी। और वही D4 फिर कलर बदल के उधर चले गए। ये इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, 2014 में ही हुआ ना, 8-10 साल पुराना। आप और हम इसके गवाह हैं जी। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जो प्री पोल अलायंस की बात हो रही है, अलायंस के माने क्या होते हैं? आप साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे ना जी, कि आप अपने अपने जगह पे चुनाव लड़ेंगे, यही होगा। यदि प्री पोल अलायंस में कल जो अभी आनंद वर्धन जी ने जो 3-4 गुट बताए, आज भी बस सिंह साहब होने चाहिए थे। सिंह साहब तो बड़ा कैजुअली बोल रहे थे, कांग्रेस के पास तो बस 2-4 जो लोग है वो है। सबसे बड़ा मैक्सिमम गठबंधन तो कांग्रेस के साथ है आज वर्तमान में जी, बीजेपी से भी। और बीजेपी के साथ जाएगा कौन? जो अभी वर्तमान में वही रहेंगे ना। वो चौटाला भी साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। और एकनाथ शिंदे क्या करेगा ये भी पता नहीं। ऐसे में जो लोग, सपोज केसीआर और आप ही के ले लीजिए अखिलेश का, जिनका नाम लिया आपने, अखिलेश बड़े 2 बार मिलने गए। केसीआर और अखिलेश गठबंधन करते हैं, किस टाइप का गठबंधन होगा? क्या सीट शेयरिंग होगी कि सिर्फ एक दूसरे के पोस्टर में फोटो होंगे? प्री पोल अलायंस के मायने ये है कि आप एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं, तो कुछ सीटें मैं छोड़ रहा हूं, कुछ सीटें वो छोड़ रहे हैं। ऐसा है क्या? ये जो तथाकथित जो पोलराइजेशन अभी दिखाई दे रहा है, वो लोग है कि जिनका एक दूसरे के प्रदेश में कोई वजूद ही नहीं है। कल केसीआर को यदि फोन करके अखिलेश कहे कि यार जरा ये ओएसी को रुकवा लो यार, ये मेरे यहाँ बहुत तकलीफ दे रहा है, केसीआर कहेगा अरे तेरी तकलीफ मेरे लिए फायदा है भैया, समझा कर, मेरी अभी सरकार में जरूरी है वो मेरे लिए।
जी मैं नहीं बोल पाऊंगा उसको। तो ये कैसा प्रीपोल अलायंस हो गया? हाँ, ये बात मोटे मोटे तौर पे दिखता है कि बीजेपी के साथ कौन है, कांग्रेस के साथ कौन है। और कुछ जी लोग जो फेल सीटर है उसमें बीजेडी है, टीडीपी और जगन रेड्डी की पार्टी, ये दोनों पार्टियां आंध्र प्रदेश में फेल सीटर है। किसके जी साथ जाएगी पता नहीं, कौन सत्ता में आएगा। तो उनका अपनी लड़ाई है, उनको ना कांग्रेस से लेना देना ना बीजेपी से लेना देना। हम्म केसीआर प्रयास कर रहे हैं कि किसी हालत में मेरी लड़ाई कांग्रेस से हो, बीजेपी से नहीं हम्म हो। बीजेपी से दूर रहे जितना अच्छा है। जी डीएमके एआईडीएमके वहां कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं। केरल में केसीआर कांग्रेस तो वर्सेस साहूकार लेफ्ट मित्र है। से भी परेशान है सर। केसीआर अब तो प्रधानमंत्री के साहूकार मित्र से भी परेशान है। प्रधानमंत्री से परेशान नहीं, केसीआर प्रधानमंत्री के एटीट्यूड से, जो सरकार को तकलीफ दे रहे हैं उससे परेशान है। नहीं नहीं, उन्होंने इसलिए वो कहा लगा, साहूकार मित्र का नाम लिया है कि साहूकार मित्र से भी परेशानी है। मैंने क्या टेलीकॉम के कहा वाले। उसको? नहीं नहीं, अरे वो दसों नाम से बोलते हैं मोदी जी को, दसों नाम लेते हैं मोदी जी को, दसों चीज कहते हैं कि झूठ भी कहते हैं, कि ये फ्रॉड भी कहते हैं, कि ये तानाशाह भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने 10 लोग अलग अलग पाले हैं। सवाल ये है कि मोटे मोटे तौर पे कौन किसके साथ जाता है। इसलिए मैंने बोला कोई प्री पोल अलायंस मुझे नहीं दिखाई देता है। जी बाकायदा कांग्रेस, बीजेपी और तेलंगाना में केसीआर घमासान होगा, और जिसकी सीटें ज्यादा आएगी फिर ऊपर जाके गठबंधन जब बोलेगा सरकार बनाने की स्थिति में, तो बताओ साथ देते हो क्या? 2 मंत्रालय आप ले लीजिए, 1 मंत्रालय आप ले लीजिए, जितनी सीटें उतना उस अनुपात में काम होता है। और ये कोई, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, ये रेगुलर फार्मूला इतने सालों से 1947 से हम देख ही रहे हैं। जी लेकिन ये बात उतनी ही जरूरी है कि जहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां जहां कांग्रेस का वजूद नहीं, वहां कांग्रेस को लोग क्यों ढोएंगे? यदि कांग्रेस 2.5% पे है यूपी में, अखिलेश क्यों कांग्रेस से गठबंधन करना चाहेगा? कुछ होना भी तो चाहिए ना साथ में। आज हम 4 PM का कोई टीआरपी भी नहीं देखता, तीन लोग इसकी व्यूवरशिप नहीं देखेंगे। 4 दिनों के बाद भी इसकी व्यूवरशिप यदि 150 होती है, जी तो हम में से 3 लोग क्यों आएंगे इस चैनल पे? बताइए ना मुझे आप। वेस्ट ऑफ टाइम है ना। आपके पास व्यूवरशिप है, आपके पास सब्सक्राइबर है, तो हम आए हैं। जी कांग्रेस के पास यूपी में क्या है जो कांग्रेस के पास कोई जाएगा? सर और एक आप चीज लगे अपेक्षा रखते हैं कि, आप अपेक्षा रखते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं मैं कांग्रेस से दोस्ती रखता हूं। वो बोलेंगे दोस्ती रखते से वो सीट मांगेगी कांग्रेस। सर एक चीज आप बता दीजिए, आप दोस्ती रखने वाली बात तो एक तरफ है, दोस्ती नहीं रखने के बावजूद पहले भी समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जैसे चर्चा है कि अमेठी रायबरेली की सीट को कांग्रेस को वहां कैंडिडेट नहीं देंगे। चर्चा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी कांग्रेस से लड़े या जनता दल यूनाइटेड से लड़े, दोनों जगह चर्चा है, उनको भी चीज छोड़ देंगे। तो इस तरह का भी एक अलायंस तो होता है ना, जो कि अलायंस नहीं होता यार, इसको अलायंस नहीं कहते। महाराष्ट्र में अभी महाविकास आघाड़ी एक दूसरे का, और शिवसेना है और एकनाथ शिंदे बीजेपी एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। और अभी अंधेरी ईस्ट में जो सीट हो गई, तो उसमें बिल्कुल बीजेपी ने कह दिया कि नहीं, वो हमारा भी मित्र था जिसकी डेथ हो गई। ये मित्रता कहां से उमड़ आ गई? क्योंकि आपका डिपॉजिट जब्त हो रहा था, तो आपने अनाउंस करने के बाद, और आप बोलते मित्रता, और हम सब दूर यहाँ चर्चा करते कि देखिए उन्होंने कितना बड़ा दिल रखा। जी ये यदि एक सोनिया गांधी जी के लिए एक सीट छोड़ी मुलायम अखिलेश ने, इसका मायने गठबंधन नहीं है। कोई किसी के यहाँ बर्थडे के लिए गया, या नरेंद्र मोदी जी की माता जी की तबीयत ठीक नहीं होने से शायद ही कोई मुख्यमंत्री है जिसने ट्वीट करके शुभकामनाएं नहीं दी और भगवान से प्रार्थना नहीं की कि माता जी का स्वास्थ्य ठीक हो। तो आप कल से ये कहेंगे कि देखिए अब राहुल गांधी में कितना परिवर्तन आ गया। अब वो पूरा सॉफ्ट हिंदुत्व, मतलब अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की माता को ये कह दिया। बाय एंड लार्ज आपके 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 सवाल से तो मुझे यही प्रतीत हो रहा है। तो एक सीट छोड़ना, मुलायम सिंह यादव जी के मृत्यु के बाद कांग्रेस ने भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, सबने खड़ा नहीं किया। इसका मतलब वो उनके खिलाफ नहीं चुनाव लड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। महाराष्ट्र में RR पाटिल के बाद जो बाई इलेक्शन हो गए, लोगों ने नहीं उम्मीदवार दिया। पतंगराव कदम की मृत्यु के बाद उनके बेटे अनपोज जीत के आ गए। इसका मतलब क्या? नगर पालिका के चुनाव हुए या जिला परिषद के चुनाव हुए तो लोगों ने फिर हाथ ऊपर कर दिए? नहीं, आमने सामने लड़े और डट के लड़े। कोऑपरेटिव में भी उसके बेटे को लोगों ने सामने लड़ाई में कड़ाई की टक्कर दी, तब पतंगराव कदम की हो गई सहानुभूति एक बार। जी, एक तो बड़ा आप महत्वपूर्ण इसको गठबंधन मत कहिएगा,
ये गठबंधन नहीं है जी। एक स्ट्रेटजी है, मान रहा हूं मैं इसे। स्ट्रैटेजी नहीं, एक भलमानसता होती है कि चलो सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, इतने सालों से है, कांग्रेस परिवार है, तो हमने एक सीट छोड़ दी। उन्होंने भी कह दिया कि भाई चलो डिंपल चुनाव लड़ रही है और मुलायम सिंह जी की सीट पे अज्जल अपने ससुर के सीट पे अपनी विरासत में आ रही है, तो हम भी उम्मीदवार नहीं देंगे, चलो छोड़ो। जी, ऐसी बातें होती है जी। समीरात्मक जी, एक चीज बताइए, शरद पवार जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बड़ा दिल दिखाते हुए गए हैं, अशोक वानखेड़े जी कह रहे हैं कि वो कब अलग थे उनसे, इनकी बात भी सही है कि कब अलग थे। मैं यही कह रहा हूँ, शरद पवार का कब कांग्रेस से अलग है भैया, की जो आप बार बार, शरद पवार जिस दिन पार्टी अलग हो गई, कांग्रेस के सहयोग से वो जगमोहन डालमिया को हरा के बीसीसीआई अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के क्रिकेट संघों के सहयोग से। मैंने क्या कहा, शरद पवार ने कई बार कांग्रेस को गच्चा भी दिया। जिस शरद पवार ने सोनिया जी को प्रॉमिस किया कि अविनाश पांडे को राज्यसभा लड़वाइए, मैं जितवा के लाता हूं, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ है जी, और अविनाश पांडे को फॉर्म भरने के लिए कहा सोनिया जी ने, अविनाश पांडे ने फॉर्म भरा। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कह दिया कि हमारा समर्थन बजाज साहब को होगा, राहुल बजाज को। जब राहुल बजाज ने कहा कि मुझे लड़ना है, तो राहुल बजाज के प्रति उनका जो रिलेशन थे सारी दुनिया जानती है। तो शरद पवार जी ने कहा प्रफुल्ल पटेल को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और अपन दोनों विदेश चले जाते। दोनों फोन पे अवेलेबल नहीं थे, चलता रहेगा। देखिए अशोक और फॉर्म भर चुके थे। और अविनाश पांडे को सोनिया जी ने कहा कि अब क्या करोगे, उन्होंने कहा कि फॉर्म भर दिया है तो लड़के देखेंगे, लड़ लेंगे। अविनाश पांडे ने फिर भी 3-4 वोट एक्स्ट्रा लिए। तो अब उस इंसिडेंट से आप ये कहोगे कि शरद पवार ने धोखा दिया। ये राजनीति, शरद पवार के दाएं हाथ को मालूम नहीं रहता बायां हाथ क्या कर रहा है। नहीं, शरद पवार जब कांग्रेस भवन गए, शरद पवार कांग्रेस भवन गए, तो वो ड्राइवर गारंटी के साथ नहीं बोल रहा होगा कि मुझे 24 अकबर रोड ही रुकना है। उसे पता होगा कि 24 अकबर रोड के सामने गुजरात भवन भी है, बिल्कुल सामने। कई बार जाके साहब बोले राइट नहीं लेफ्ट मार। रोड से ज्यादा दूर नहीं है, पैदल भी गए होंगे, हो सकता है कि बिना ड्राइवर के भी चलेगा। तो ये कहने की बात ये है कि आप किसी भी नेता के एक इंसिडेंट से उसका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दिया करो, उस पर मत ये करो। खासकर शरद पवार के बारे में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, शरद पवार कल क्या करेगा ये डूबते हुए सूरज को भी नहीं पता होता और उगते हुए सूरज को भी नहीं पता होता है। शरद पवार कैसा स्टैंड लेंगे।